हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक जो चैप्टर ऑलरेडी आपको थोड़ा थोड़ा आप बचपन से लेके अब तक थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है। तो उस चैप्टर के बारे में वो चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट। अब देखो, हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। एक या दो बार आप वीडियो देखोगे तो आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी। अब सुनो, सॉलिड क्या होता है? फॉर्म ऑफ मैटर विच पोसेस रिजिडिटी मतलब हार्डनेस। आपने पता ही होगा कि जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। सॉलिड में किस चीज़ को कह रही हूँ? सॉलिड में उस चीज़ को कह रही हूँ जो कि हार्ड है, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल दिया होगा, जैसे अब समझो रबर है। रबर जो होती है वो हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, वो सॉलिड है। चलो अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें जो सॉलिड होती है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है जानने में। अब देखो, फॉर्म ऑफ मैटर विच पोसेस रिजिडिटी एंड डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप भी क्या है? डेफिनेट। मतलब हाँ भाई, ये इतनी इसकी शेप है, ये इतनी ही रहेगी। अब उसको हम तोड़ ले, भले ये टूट जाए, ब्रेक हो जाए, लेकिन इसकी जो शेप है वो ऐसे रहेगी। जैसे अब लिक्विड की बात करें, लिक्विड क्या होता रहता है? लिक्विड अलग आ गया और उसमें क्या होगी? उसकी शेप क्या होगी? लिक्विड को जिस चीज़ में डाल दो वैसे जगह शेप इसकी सेम रहती है। डेफिनेट वॉल्यूम। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉलिड स्टेट की, क्योंकि क्या क्या होता है सॉलिड स्टेट में? देखो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या मतलब? देखो, जैसे समझो एक सॉलिड, एक बॉक्स लिया मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। हार्ड सा एक सॉलिड लिया भाई मैंने। इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये रहे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पार्टिकल है इसमें। अब ये पार्टिकल क्या है? एक दूसरे से ना बहुत क्लोजली पैक्ड है, ऐसे जुड़े जुड़े से हैं आपस में, ठीक है। दूर दूर नहीं जाएंगे हम तो पास पास में रहेंगे इन पार्टिकल्स का, तो ये कहना है, ठीक है। तो वो आगे सॉलिड में। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन। दूसरा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, क्या कहते हैं, नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा मैम जी। तो ये भी वैसे ही है कि इनकी क्या है? फिक्स पोजीशन है। क्या मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहीं रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। ये भी कह रहा है मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहीं रहूँगा, ठीक है। ऐसे बच्चे हैं ये कहते हैं कि हमारी फिक्स पोजीशन है, हम तो इसी पोजीशन में रहेंगे, ना हम इधर जाएंगे ना हम उधर जाएंगे, और हम रहेंगे भी क्लोजली आस, ठीक है। अब जो सॉलिड है, आपको इतना समझ में आया कि सॉलिड में क्या है? अब हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन में क्या है? इसके टू टाइप्स की क्लासिफिकेशन है, एक क्रिस्टलाइन और एक एमोर्फस। अब क्रिस्टलाइन में क्या होता है? अब वो सुनो ध्यान से। हैव डेफिनाइट ज्योमेट्रिक शेप। मतलब जिसकी एक जो शेप है वो डेफिनाइट है, कि हाँ, जैसे मैं किसको मोड़ लूँगी, तोड़ लूँगी, कुछ भी करूँगी ना, वो ना चेंज नहीं होगी, अपनी शेप ही चेंज करेगी वो, ठीक है। इरेगुलर शेप, इसकी शेप इरेगुलर है। मतलब जैसे यहाँ जैसे समझो ये मैंने बॉक्स बनाए, ठीक है। दोबारा एक बॉक्स, छोटे से का बॉक्स बना रही हूँ मैं, जो पार्टिकल से है जिसमें। अब उसमें क्या है? इधर तो ज़्यादा है, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। इरेगुलर मतलब इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। जैसे ये एक पर्टिकुलर अच्छा लग रहा है कि शेप है इसकी, ठीक है। ये कहीं बार यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। इरेगुलर सही है। उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। अब इसकी शेप इसकी वो है, डेफिनाइट है, तो इसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तेज है, इसको मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके कहीं जाके मेल्ट होएगा ये। और इसकी क्या है कि हाँ भाई ठीक है, रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब ज़्यादा शार्प नहीं है इसका एमोर्फस वाले का। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि जैसे अगर मैंने सपोज क्रिस्टलाइन को ना अगर कट करती हूँ ना, तो एकदम स्मूथ तो नहीं कह सकती, लेकिन एकदम क्लीन हो जाती है, कि हाँ प्रॉपर कटिंग होती है इनकी। ये नहीं है कि जैसे इरेगुलर कट किया आपने, यहाँ से कट किया जैसे, ठीक है, जैसे, ठीक है, इसको हम कट करेंगे बिल्कुल ऐसे कट हो जाएगा क्रिस्टलाइन वाला। लेकिन एमोर्फस वाला ना, क्योंकि उसमें पार्टिकल, अब यहाँ से कट करूँगी तो ढंग से कट नहीं होगा, यहाँ से ऐसे रहेगा, मतलब क्लीन क्लीवेज नहीं आएगी उसकी। दे आर ट्रू सॉलिड्स। इनको जो क्रिस्टलाइन को हम कहते हैं ट्रू सॉलिड भी कहते हैं,
और एमॉर्फस वाले को हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड मतलब फॉल्स सॉलिड। ये ट्रू है तो ये ऑफ कोर्स फॉल्स होगी, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस की एक और प्रॉपर्टी थी, एक और प्रॉपर्टी है जो है एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। अब ये क्या होती है तो सुनो, देखो एनाइसोट्रॉपिक में क्या होता है कि आपकी जो उनकी जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन अलग, वो अलग अलग होती है। जैसे आप जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रफ एग्जांपल ले जस्ट, ठीक है। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो इसकी प्रॉपर्टी है ना क्या होगी, अलग अलग होगी। उसको इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे कुछ और रहेगी, इस डायरेक्शन से ऐसे जाएंगे यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ से कुछ और, मतलब इसकी क्या है, इसकी चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी हो, थर्मल एक्सपेंशन, ये जो भी इसकी जो प्रॉपर्टी है लगभग वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी डायरेक्शन में, ठीक है। आइसोट्रोपिक में क्या होगा, एमॉर्फस वाले में, कि इनकी जो प्रॉपर्टी है जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सेम होंगी डायरेक्शन। जैसे अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे ये इधर भी इतनी होगी, यहाँ पे भी इतनी होगी, ठीक है, तो सेम होगी। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने क्या पढ़े थे, सॉलिड के 2 टाइप्स पढ़े थे, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। अब हम उनमें भी आगे उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। जो है क्रिस्टलाइन की, वो क्या है, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट। कोवेलेंट को हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। आप साथ साथ रिवाइज करोगे ना, लर्न हो जाएगा। आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड और मेटलिक सॉलिड, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये 4 टाइप्स इसके हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, आयनिक सॉलिड के बारे में, कि आयनिक सॉलिड क्या होता है। देखो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, ये याद रखना है पहले कि इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके आयन होते हैं, ठीक है। अब कौन से आयंस कौन कौन से, कैटायन होगा मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यही दोनों होंगे। दिस आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब उनमें क्या होते हैं भाई, आयन के बीच, आयन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब जब मेरे को एक बात बताओ, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कह रहा है कि मैं ये यहाँ से आ रही है यहाँ से, ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, अब इनको हम जो क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो क्या हमें कम मेल्टिंग में मेल्ट हो देंगे, हम थोड़ा बहुत टेम्परेचर देंगे या तो जो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा क्या, नहीं, क्या इनके पास क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्योंकि क्या है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे जकड़ के बैठे हुए हैं, नहीं हम दूर दूर अलग नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल बताया, क्या है ऐसे एग्जांपल, NaCl। अब Na क्या होता है, पॉजिटिव, और Cl क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्या, Na पॉजिटिव कैटायन और ये एनायन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलिकुलर सॉलिड। अब मोलिकुलर सॉलिड में क्या होगा, जैसे आयनिक सॉलिड में आयंस थे, वैसे मोलिकुलर सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मॉलिक्यूल्स जो कांस्टेंट पार्टिकल होंगे वो भी आगे क्या है, फर्दर डिवाइडेड है, किस किस में, जो डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर दे आर डिवाइडेड एज, मतलब जो कांस्टेंट पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है वो भी आगे फर्दर डिवाइडेड है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल H2, Cl2, I2, ठीक है। और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, कांस्टेंट पार्टिकल पोलर होंगे, ठीक है, जैसे HCl, SO2। अब देखो इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, सॉफ्ट, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। अब देखो ये सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है, ठीक है। और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इनमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता। जब कोई आयन प्रेजेंट नहीं है तो कंडक्टिविटी कैसे होगी, कंडक्शन कैसे होगी, ठीक है। और इनका क्या होता है, ये सॉफ्ट है, ठीक है, जैसे मैंने कहा। तो ये क्या होंगे, इनकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी क्या है, इनमें सेम प्रॉपर्टी है लेकिन कुछ डिफरेंस है। क्या है कि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है
वो हाई तो है लेकिन इतना भी हाई नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हाई किसके कंपैरेटिव में है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के, ठीक है। और उसके बाद एक और टाइप हमारे पास इसमें आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसका नेम इंडिकेट कर रहा होगा आपको कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन है वो किसी से बॉन्डेड है, आप किससे बॉन्ड बना रखे हो, उसने किसके साथ अटैच है वो, तो वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर सच मॉलिक्यूल विच कंटेन हाइड्रोजन, मतलब जो एक हाइड्रोजन एक एटम है वो लिंक्ड है किसके साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन जैसे कौन कौन से, जैसे क्लोरीन के साथ हो सकता है वो, ठीक है। और किसके साथ हो सकता है वो, क्लोरीन और, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है। अब जब वो उनके साथ अटैच है, अब जब एक पॉजिटिव है जो हाइड्रोजन है और एक नेगेटिव है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उनमें क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो इसलिए उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हायर होगा इन दोनों के कंपैरेटिव में। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप इनमें आ जाता है थर्ड, जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं इनके, ठीक है। ये तो हो गए। इसमें थर्ड टाइप है हमारे पास कोवेलेंट, जिसको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होंगे, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है हमारे पास डायमंड, ठीक है। तो मैं कुछ आपकी प्रॉपर्टी बता दूँ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में क्या होती है। देखो ध्यान से सुनना, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन दिस सॉलिड आर वेरी हार्ड एंड ब्राइटन, मतलब जो ये डायमंड से लेके चलो, डायमंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी लिखने को आ जाती है ना, तो एक तरह से आप इसको भी याद करके भी लिख सकते हो कि क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि जो इसका डायमंड का हाई होता है ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन ये इंसुलेटर होंगे, तो अब ये कंडक्ट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो आप इनके एग्जांपल से इसको ये लिख सकते हो। अगर आपको सपोज आगे पेपर में कि कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, आप डायमंड याद रखना, डायमंड से आपको ये याद बचेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अलग जो टाइप आता है वो आता है मेटेलिक सॉलिड। इसमें क्या होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मेटल्स आयन होते हैं, ठीक है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो इनमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, जो मेटल आयन होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव वाले, ठीक है, पॉजिटिव मेटल आयन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पॉजिटिव मेटल आयन क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, अपने जो पॉजिटिव वाले क्या करते हैं वैसे पता है, अपने दे देते हैं ना, हाँ, तो वो अपने आयन दे रहे हैं। पॉजिटिव एटम जो होते हैं हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो क्या करेंगे, कैन लूज देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। मेटल से याद रखना कौन सा बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड। कोवेलेंट वाले मैंने कौन सा बताया था, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। अब इनकी जो क्या होती है, इनकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि पता है इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज से हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, फ्लो करने लग जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे तो इनका मतलब इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड है, हाई है, ठीक है। और इनका हाई क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन हमारे पास आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल पता है क्या होता है आपको, देखो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट स्पेस लैटिस, मतलब स्मॉलेस्ट छोटा सा पोर्शन होता है जो क्या करता है, रिपीटेड ओवर एंड अगेन। आपने देखा होगा जैसे एक वॉल होती है वो पूरी बनती है, वो किस वजह से कैसे बनती है, ब्रिक एक के साथ एक लगती है, फिर दूसरी लगती है, तीसरी, ऐसे बहुत सारी जो ब्रिक्स हैं वो आपस में अटैच होकर पूरी एक वॉल क्रिएट कर देती हैं। वैसे ही यूनिट सेल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन, मतलब एक क्या होता है, एक पोर्शन लगा लो आप स्पेस लैटिस का, क्रिस्टल लैटिस का, आप जिसमें क्या जो रिपीटेड होता रहता है उसमें, और पूरे एक स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस बना देता है, ठीक है। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, हमने बोला तो है कि उसमें रिपीटेड होती रहता है यूनिट सेल और वो बन जाता है।
तो हम ये इसको बोल सकते हैं कि ये ब्रिक है और इसको बोल सकते हैं कि ये बॉल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस और को हम स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस आल्सो नोन एज स्पेस लैटिस। इसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो किस में, कहाँ पे होते हैं, इन 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब टाइप्स हमारे पास यूनिट सेल के कितने आते हैं, 7 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक को हम रोम्बिक भी बोलते हैं, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्रायगनल और हेक्सागनल, ठीक है। 0.155 से 0.225 तक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 0.225 से 0.414 तक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4, और 0.414 से 0.732 तक कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। 0.732 से 1 तक वैल्यू आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 8। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितने के बीच में आई है और हम फिर उससे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करके देखती हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो कैटायन है उसकी रेडियाई, उसकी कितनी दे रखी थी हमें, कितनी थी हमारे पास, 88, ठीक है। और एनायन की 200। तो हम वैल्यू पुट करते हैं सिंपल, 88 फोन में 200। इसको हम सॉल्व करेंगे। .44। अब ये 0.44 किसके बीच में आ रहा है, चलो हम देखते हैं, ठीक है। 0.15 से 0.225 के बीच में नहीं, ये तो 4 वाला है। 0.225 से 0.414 के बीच में नहीं, 0.414 से 0.732 के बीच में आ रहा है। ये देखो 414 और 41 के बाद 42 40 बीच में और भी नंबर 44 इसके बीच में आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हुआ, 6। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जो ए पॉजिटिव का निकालने को बोला था वो कितना होगा, 6, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब करके देखो, पॉज करके, जिसको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया है एक बार इसको ट्राई करके देखो, आपको पता चल जाएगा आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर रेडियस ऑफ कैटायन इज 92 एंड रेडियस ऑफ एनायन इज़ 186। तो हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अब रेडियस रेशियो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो लगाओ और कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ निकाल के कितना होगा, जिसको समझ में आया है, और जिसको नहीं आया है वो एक और बार फिर समझिए। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन और किसकी रेडियस थी, रेडियस ऑफ एनायन। अब कैटायन में किस रेशियो मैंने कितनी दे रखी है, 892, और मेरे पास उसकी कितनी रेडियस है, एनायन की 186। अब हम इसको सॉल्व करें, 2 46। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसकी वैल्यू कुछ आएगी 0.4 समथिंग आई इसकी वैल्यू। तो ये भी कहीं ना कहीं अब हम देखें तो किसके बीच में ये लाई कर रहा है बताओ। तो अगर इसको देखें हम 0.4 तो कहीं फिर से ये तो वही कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी क्या आया, 6 आया। तो जिस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया है उसका सही है। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, हम सच में मान जाऊंगी कि आपको समझ में आया है रेडियस रेशियो से कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अब जिसने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया तो उसको समझ आ चुका है। जिसको नहीं, जो नहीं निकाल पाया तो भाई थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो तो जल्दी, और जो क्वेश्चन मैंने समझाया उसको दोबारा देखो तो समझ आएगा। देखो मैं रीड करके बताती हूँ क्या क्वेश्चन, रेडियस ऑफ Mg2 पॉजिटिव CS4। तो
तो इसको करके देखो, रेडियस ऑफ Mg2 पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव आयन आर 0.65, 1.70, 1.41, 1.85 and 1.82. Calculate coordination number of MgS, MgO और CsCl. तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करके बताओ। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। अब मैंने इसको स्मॉल करके लिखा हुआ है, देखो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि फेस सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और सेंटर पे ईच फेस के, देखो ध्यान से समझना अब इसे। इसमें क्या होगा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो कॉर्नर्स हैं कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, और जो भी फेस के क्या हैं, सेंटर हैं, सेंटर ऑफ ईच फेस, हर एक फेस का जो सेंटर है उसके बीच में ये जो फेस है इसके बीच में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स और सेंटर ऑफ ईच फेस। एंड सेंटर्ड में क्या होंगे कि कॉर्नर्स पे भी होंगे और सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस क्या होंगे, कोई भी 2 अपोजिट फेसेस हैं उनके जो सेंटर पे होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, बॉडी सेंटर्ड में, इसमें देखो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ ईच फेस, इसमें भी क्या है, सेंटर तो है लेकिन अपोजिट फेस वाले पे, ठीक है। कॉर्नर पे हैं और सेंटर विद इन द बॉडी यूनिट सेल, मतलब जो सेंटर है बॉडी यूनिट सेल का वहाँ पे और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, देखो परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल, मतलब कितना परसेंटेज जो है वो, सपोज एक स्पेस है, मैं रफ डायग्राम ऐसे बना रही हूँ ये, ठीक है, एक स्पेस है, इसमें यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उनका कितना परसेंटेज है और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कितने परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस है, मतलब पूरा स्पेस में से कितने परसेंटेज है जो फील्ड कर रखा है पार्टिकल ने, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या होगा कि जब फ्रैक्शन की बात आएगी तो कितना फ्रैक्शन में जब हम लिखते हैं कि कितना उन्होंने कवर कर रखा है टोटल स्पेस को, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमें बतानी है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। तो देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि जहाँ पे सिर्फ जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो इसमें मैं पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लिया, समझो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये स्फेयर है, ठीक है, मैं इसको ना ऐसे यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। रफली सा मैंने एक डायग्राम बनाया है, देखो इसकी रेडियस क्या होगी, r, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, ठीक। तो मैं इसको पूरे को बोल सकती हूँ, इसको मैंने मान लिया a, इतना समझ आया, रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पूरे को मैंने ले लिया a। अब a एक तरह से किस चीज़ का काम कर रहा है, ये भी a है, ये भी ये a है और ये r और r है, मतलब r और r को अगर मैं जोड़ दूँ तभी a बन सकता है, ठीक है, एक तरह से डायमीटर है। तो a इज़ इक्वल टू 2r, मैं लिख सकती हूँ कि a क्या है, 2r के इक्वल है। अब देखो मैं इसको a बोल सकती हूँ, इसको पूरे को, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 2r। अब ध्यान से सुनो, ये इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला नहीं आता तो देख लो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, फोर बाय 3 पाई r क्यूब, ठीक है। और ये स्फेयर का हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a की क्यूब, ठीक है। अब देखो a क्या है, 2r है, मैंने बताया था ना a क्या है, a की वैल्यू 2r है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2r की क्या आएगी
होल क्यूब, तो इसको सोल्व करो। 2 8 8r की क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी, या फिर हम बोल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन लेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो स्फेयर वाला हमारे पास क्या था, 4/3 पाई आर की क्यूब, और ये कितना था, 8r की क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई/6। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, 3.14 डिवाइड बाई 6, तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 0.524%। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो, ये मैं बनाने जा रही हूँ एक क्यूब। हाँ, ये सही नहीं बना, इसको रब कर देते हैं, अच्छे से बनाते हैं। ड्राइंग पर मत जाना, बस समझ लेना। देखो, इसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया था, इसमें कॉर्नर्स भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर। ठीक है, जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और जो फेस है, अपोजिट फेस, जो फेस के सेंटर से एक फेस है, ठीक है, ये पूरा इसके सेंटर पे ये एक फेस है, 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 ऐसे फेस के जो सेंटर है उन पे भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को नाम दे दूँ एक अच्छा सा, इसको नाम दिया मैंने ए, इसको मैंने नाम दिया बी, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया सी। ठीक है, यहाँ कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको, इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारे स्फीयर छोटे छोटे प्यारे प्यारे, ठीक है। तो अब मैंने जो ये चीज़ यहाँ बनाई है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करके बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको नेम दिया था, वही मैं सेम नेम करूँगी, इसके दोबारा मैं चेंज नहीं करूँगी इसका नेम। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये इसको मैंने नाम दिया था बी, ठीक है, और इसको मैंने क्या नाम दिया था, सी। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं कह रही हूँ कि मैं ए सी को मैं 4R बोल सकती हूँ। बोलोगे 4R कैसे, अब सुनो, देखो ये रेडियस है R, ये भी एक रेडियस है इसकी R, इसकी भी एक रेडियस है R, इसकी भी एक रेडियस है R। तो मैं इस AC को 4R बोल सकती हूँ, 4R बोल सकती हूँ। ठीक है, अब आपने ये ना, मुझे कुछ ना पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड लग रहा है। आपको भी लग रहा है कुछ कि मैं AC की वैल्यू ऐसे निकाल सकती हूँ, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाली हूँ। अब ध्यान से देखना, देखो इसका नाम है AC, और क्या होता है फिर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर है, इधर चल जाएगा, इधर क्या बना लेगा ये रूट ए बी का स्क्वायर। अब देखो मैं ए बी को, अब ये पूरा, अब मेरे को इसको भी नाम देना पड़ेगा क्योंकि देखो मैंने अभी सिर्फ इस पोर्शन को क्या बोला था, आर, इसको आर बोल दिया। अब इस पूरे को मैं क्या नाम दूँ, तो इस पूरे को मैंने बोला कि ये है ए, ठीक है। अब जब ये ए है तो मैं इस बी सी को भी नाम दे सकती हूँ, ये भी ए है, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करो, ए स्क्वेयर प्लस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट 2 ए बाहर आ गया। अब देखो ए की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, कितनी आई थी ए की वैल्यू पूरी, ए की वैल्यू तो कुछ थी ही नहीं, हमने तो ए सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ए सी की तो हम कह रहे थे कि ए सी की वैल्यू हमने 4R बोला था, हम बोला था ना ए सी को हम लिख सकते हैं 4R के इक्वल। तो अब मैं इसकी मतलब ये दोनों बराबर हो गए, 2A इक्वल हो सकता है 4R के। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई रूट 2 R। फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या फिर हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यू। तो कितनी होती है, लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यू कितनी होती है, ए की क्यूब। अब हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी ए की, 4 बाई रूट 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको सोल्व करके हमारे पास कितना आएगा, 4 को सोल्व करके आएगा 32, ये कितना आएगा रूट 2, ये कितना आएगा आर की क्यूब। इतना समझ में आया। तो नंबर ऑफ स्फेयर इन द यूनिट सेल, ठीक है। देखो क्या होगा, कॉर्नर्स वाले जो प्रेजेंट थे उन कितने थे, 8, कितनी कंट्रीब्यूशन होती है उसकी, 1/8 प्लस अब फेस के जो फेस पे सेंटर पे जो प्रेजेंट है 6 है ना, 1 2 3 4 5 और इधर साइड इधर ऊपर तो 6 हो गए, ठीक है। और जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन द फेस कितना है, कितना होता है 1/2, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करके हमारे पास कितना आएगा, इससे इसको काट दिया, इसको इससे 2 3 जा 6, तो 1 + 3 कितना हो गया 4। अब वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर कितनी आएगी हमारे पास, देखो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर क्या होगा, 4 × अब स्फेयर सिंपल बताओ, स्फेयर के जो मैंने अभी पहले ही आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4 के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 स्फेयर, एक स्फेयर की तो ये है, तो 4 के लिए हमने 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। ये एक स्फेयर की वॉल्यूम तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई, देन सॉल्व करेंगे इसे, 4 4 जा 16/3 पाई आर की क्यूब। तो मुझे क्या लेनी है, फ्रैक्शन, मेरा फ्रैक्शन ही टेढ़ा हो गया देखो फ्रैक्शन कितना आएगा इसमें, 16 पाई आर की क्यूब अपॉन 32 आर की क्यूब ऐड बाय √2 इज इक्वल टू, याद है ना ये अभी कराया था मैंने कि जो वॉल्यूम आई थी 4 स्फेयर की और ये किसकी थी, जो क्यूब
क्यूब का मैंने बताया था, क्यूब के वॉल्यूम, और या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट सेल की। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास सॉल्व करके आंसर आएगा π/2, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, और ये सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो 5 6, अब इसकी वैल्यू पुट कर देना पाई की, एंड देन हमारे पास आंसर आएगा 0.74, और अगर हम परसेंट में लिखें 74%, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगर जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व करके देखे, जिसको नहीं आता उसको मैं बताऊंगी, एक बार पॉज करके सॉल्व ज़रूर करके देखना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि द टू आयंस ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव हैव रेडियाई 88 and 200 in the closed packed crystal of the compound AB. Predict the coordination number of A plus positive. अब बताइए, पॉज करिए और करके देखिए, जिसको आता है क्वेश्चन, जिसको नहीं आता उसको देखो मैं समझाती हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये पता है रेडियस रेशो रूल। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम रेडियस रेशो रूल समझेंगे, उसी की मदद से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो समझो, तो देखो मैंने क्या बोला था कि पहले आपको रेडियस रेशो समझना पड़ेगा। देखो रेडियस रेशो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस रेशो मतलब रेशो किसकी, रेडियस की, मैंने नेम इंडिकेट करा ना, रेशो किसकी, रेडियस की। अब किसकी रेडियस की, रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन पॉजिटिव, और रेडियस ऑफ एनायन नेगेटिव। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, पहले आप ना इस चीज़ को समझना, अगर आपकी वैल्यू रेडियस रेशो में जो आंसर है इसको सॉल्व करके आएगा उसी से बताऊंगी। अभी फ़िलहाल इन वैल्यू को देखो, 0.155 से 0.2